सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 10 के हिस्ट्री का चैप्टर 1 जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद और यूरोप में राष्ट्रवाद के जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं उन सभी को अपनी सिंगल वीडियो में शामिल किया। सो प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा। ये पूरी वीडियो जो है 2024-25 के नए सिलेबस को ध्यान में रखकर तैयार की गई और बोर्ड एग्जाम में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाले। सो प्लीज एंड तक देखिएगा और पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा वीडियो कैसी लगी आप सभी को। तो चलिए आज का सबसे पहला क्वेश्चन हम कंप्लीट करते हैं जो यहाँ पर जो पूछा गया फर्स्ट चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा हुआ है फ्रेडरिक सरायो कौन था। जी हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया हुआ है फ्रेडरिक सरायो कौन था। अगर हम फ्रेडरिक सरायो की बात करें आप देख सकते हैं तो फ्रेडरिक सरायो कौन था। एक फ्रांसीसी कलाकार, एक ब्रिटिश कलाकार, एक अमेरिकी कलाकार, एक जापानी कलाकार। तो जो फ्रेडरिक सरायो है वह एक फ्रांसीसी कलाकार था। तो ए इसका सही आंसर है, यानी फ्रेडरिक सरायो क्या है, एक फ्रांसीसी कलाकार है जिसने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी। 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई जिसे हम यूटोपिया, कल्पना 10 और रोमानीवाद के नाम से जानते हैं। तो ये है फ्रेडरिक सरायो, फ्रांसीसी कलाकार। 4 चित्रों की श्रृंखला इसके द्वारा बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन है फ्रांसीसी क्रांति कब हुई। फ्रांसीसी क्रांति कब होती है? तो फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? तो फ्रांसीसी क्रांति हुई 1789 में 1789। तो 1789 जो फ्रांसीसी क्रांति उसे क्या कहा जाता है? उसे राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति भी कहा जाता है। फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का राजा था लुई 16। कौन था? लुई 16 जो है फ्रांस का राजा था जो किस वंश का था? तो ये बूर्बो, ठीक है, बूर्बो राजवंश का था। और 1774 में ये फ्रांस की राजगद्दी पर बैठा था। उसका विवाह जो हुआ था वो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी एंटोनेट से हुआ था। ये चीजें फ्रांसीसी जो है सुलहमे के बारे में, लुई 16 के बारे में बात की गई। तो यहाँ से इस प्रकार सवाल पूछे जा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है नेपोलियन कहाँ का शासक था। तो नेपोलियन की अगर शासक की बात करें तो नेपोलियन जो है वो फ्रांस का शासक था और उसने 1804 में एक कंडक्ट जारी किया था जिसे नेपोलियन कोड ऑफ कंडक्ट के नाम से जाना जाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 4 है फ्रांस की 1804 की नागरिक संहिता को क्या उपमा दी जाती है? तो उसे नागरिक संहिता जो उपमा दी जाती है उसे दी जाती है नेपोलियन की आचार संहिता, यानी नेपोलियन कोड ऑफ कंडक्ट। जोल्वराइन नामक शुल्क संघ की स्थापना कब हुई? ठीक है, तो जोल्वराइन शुल्क नाम जो है शुल्क संघ की स्थापना कब होती है? तो 1834 में होती है। और जो जोल्वराइन शुल्क संघ है वो किसके द्वारा स्थापित किया जाता है? तो प्रसा के द्वारा। प्रसा जर्मन का एक जो है जर्मन शुल्क संघ था। और इसने क्या किया, जो जर्मनी 32 जो मुद्राएं चला करती थी उन सभी को समाप्त करके मुद्राओं की संख्या को 2 कर दिया, या एक प्रकार से आप कह सकते हैं ये एकीकरण के बहुत अच्छा माध्यम था। तो यहाँ से जो है राष्ट्रवाद के प्रतीक रूप में इसकी शुरुआत होती है। जोल्वराइन जर्मन शुल्क संघ था जो 1834 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला है वियना सम्मेलन 1815 की मेजबानी किसने की? वियना सम्मेलन 1815 की मेजबानी किसने की? यहाँ पर आप मैटरनिक किसने की थी? ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिक। और ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिक 2 कथन बहुत ही महत्वपूर्ण जो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जोसेफ मैसनी को ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिक ने हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक शत्रु भी बताया था। और साथ साथ इन्होंने एक और कथन कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो संपूर्ण यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। तो ड्यूक मेटरनिक से ये क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, इसे आपको कवर करना है। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करें तो वियना संधि के परिणाम स्वरूप फ्रांस में जो राजवंश फिर से सत्ता में आया तो वो कौन था? तो वियना संधि के परिणाम स्वरूप फ्रांस में जो राजवंश सत्ता में आता है वो होता है बूर्बो राजवंश। बूर्बो राजवंश की दोबारा से स्थापना हो जाती है 1815 में वियना कांग्रेस के बाद, क्योंकि 1815 में नेपोलियन की हार हो जाती है और एक सम्मेलन, एक संधि बुलाई जाती है जिसे हम वियना कॉन्फ्रेंस कहते हैं। और उस बैठक में दोबारा से रूढ़िवादी सरकार को स्थापित किया जाता है, यानी बूर्बो राजवंश की स्थापना कर दी जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि एक्ट ऑफ यूनियन 1707 का निम्न में से कौन सा परिणाम था? तो एक्ट ऑफ यूनियन का जो सबसे बड़ा परिणाम था वो था यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। जी हाँ, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन गठन किया गया 1707 में। ठीक है, तो वह है एक्ट ऑफ यूनियन। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सिंगल क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सी बात 1815 को वियना संधि द्वारा लागू नहीं की गई थी? तो वह बात जो वियना संधि के द्वारा लागू नहीं की गई थी वो कौन सा है? तो वह है जर्मन महासंघों का विस्तारीकरण। तो ये बात वियना संधि में नहीं की गई थी, बाकी तीनों चीजें वियना संधि से संबंधित हैं, ये वियना संधि से संबंधित नहीं है। अगला है, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता मिली। तो यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता कब मिली? तो यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता मिलती है, वो मिलती है 1832 की कुस्तुतुनिया संधि द्वारा, क्योंकि 1821 में यूनान का स्वतंत्रता का संघर्ष होता है। उसके बाद 1832 में कुस्तुतुनिया की संधि होती है, जिसे कंस्टेंटिनोपल की संधि भी कहा जाता है। उसके बाद जो है क्या हो जाता है कि यूनान जो है स्वतंत्र राष्ट्र घोषित हो जाता है। अगला है, जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, ये शब्द कहते, तो ये शब्द कहते ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मैटरनिक ने। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला है, अगला क्वेश्चन, प्रसा के बड़े भूस्वामी। तो प्रसा में बड़े भूस्वामी क्या कहलाते थे? तो प्रसा में बड़े भूस्वामी कहलाते थे जुंकर्स। उन्हें क्या कहा जाता था? जुंकर्स कहा जाता था। अगला क्वेश्चन, फ्रांसीसी गणराज्य का प्रतिनिधित्व रूपक करती है। तो फ्रांसीसी गणराज्य का प्रतिनिधि रूपक करती है मारियान। तो मारियान जो है फ्रांसीसी गणराज्य का प्रतिनिधि रूपक है। 1850 में इसे क्या किया गया? इनकी फोटो जो है डाक टिकटों पर जो है छापी गई थी। जर्मेनिया जो है जर्मनी का स्वतंत्रता रूपक है, मारियान फ्रांस की रूपक है। चलिए इसी प्रकार से जर्मेनिया रूपक किसका? जर्मनी का है। बलूत पत्तियों को मुकुट पहने हुए दर्शाया गया है। टूटी जंजीर किस बात का प्रतीक है? तो टूटी हुई जंजीर जो है स्वतंत्रता का प्रतीक है। जितने भी चैप्टर में प्रतीक चिन्ह दर्शाए गए हैं, उन प्रतीक चिन्हों में से एक क्वेश्चन आपके पेपर में 100% पूछेगा, तो प्रतीक चिन्ह जरूर आपको करना है। नेपोलियन की संहिता ने कौन कौन सा परिवर्तन नहीं किया? तो नेपोलियन की संहिता ने कौन सा परिवर्तन नहीं किया? तो वो है जो परिवर्तन नेपोलियन की संहिता द्वारा नहीं किया गया था, तो किसानों के भूदास्ता को कानूनी मान्यता, ये परिवर्तन नेपोलियन की आचार संहिता में, तो बाकी तीनों परिवर्तन नेपोलियन की आचार संहिता में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 17, यूरोप में 19वीं शताब्दी के शुरुआती दशकों में राष्ट्रीय एकता से संबंधित विचार किस अवधारणा से जुड़े थे? तो वो राष्ट्रीय एकता संबंधित जो विचार थे वो उदारवाद की अवधारणा से जुड़े थे। उदारवाद जो है अंग्रेजी के लिबर शब्द से लिया गया है और इसका अर्थ होता है लीबर। तो लीबर जो है किस शब्द लिया गया है? ये लिया गया लैटिन भाषा के शब्द से। यहां से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो इसको आपको कवर करके चलना है। अगला है, फ्रांस में किस शासन के दौरान सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार दिया गया था? तो वह कौन सा शासक था जिसके शासनकाल के दौरान पूरे वयस्क पुरुषों को मताधिकार दिया गया था? तो है नेपोलियन। तो नेपोलियन शासनकाल के दौरान सभी वयस्क पुरुषों को जो है मताधिकार दिया गया था, लेकिन महिलाओं को मताधिकार से दूर रखा गया था। ठीक है, पहले फ्रांस में केवल सक्रिय नागरिकों को मत देने का अधिकार था। सक्रिय नागरिक वो होते थे जिनकी उम्र 25 साल हो गई हो और साथ साथ वो लगभग 3 दिनों का टैक्स पे करते हो, तो ये उन्हें सक्रिय नागरिक माना जाता था। लेकिन नेपोलियन के शासनकाल में सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्रदान किया गया नेपोलियन के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है, 1815 की रूढ़िवादी व्यवस्था के आलोचकों द्वारा उठाया गया मुख्य मुद्दा कौन सा था? तो 1815 के रूढ़िवादी व्यवस्था के आलोचकों द्वारा जो उठाया गया मुद्दा कौन सा था? वह है गतिशील अर्थव्यवस्था। किसका? गतिशील अर्थव्यवस्था का। क्वेश्चन नंबर 20, फ्रांस में क्रांति के दौरान हटाए गए बुर्बो वंश को किस संधि द्वारा बहाल किया गया? तो बहाल किया गया था वियना संधि 1815 द्वारा बुर्बो वंश को दोबारा से बहाल कर दिया गया था। क्लियर? इसी प्रकार से अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 21, तो क्वेश्चन नंबर 21 का पूछा गया है कि यूरोप के निम्नलिखित देशों में से किसमें 18वीं सदी के दूसरे अर्ध भाग में औद्योगिकरण प्रारंभ हुआ था? तो वह है देश यूरोप का इंग्लैंड। इंग्लैंड इसका जो सही आंसर क्या है? इंग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 22, 1815 में नेपोलियन की हार के बाद यूरोप में मुख्यतः किस प्रकार की सरकार का चलन था? तो नेपोलियन की हार के बाद यूरोप में जो है रूढ़िवादी सरकार का प्रचलन था और बुर्बो राजवंश की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 22 जो है 23 पूछा गया है कि निम्नलिखित देशों किस समूह ने मिलकर नेपोलियन को 1815 हराया था? तो वो देश है ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया। तो इन 4 देशों के समूह ने 1815 में नेपोलियन को मिलकर हराया था वाटरलू के युद्ध में। तो यहाँ से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है कि निम्नलिखित देशों में से किसमें प्रथम उदारवादी राष्ट्रवादी विद्रोह जुलाई 1830 में हुए थे? तो जुलाई 1830 में राष्ट्रव्यापी उदारवादी विद्रोह हुए थे पहली बार, वह है फ्रांस में। उसके बाद फ्रांस में लुई फिलिप के शासन में, लुई
फिलिप जो है फ्रांस का जो है शासक राजा बनाया गया था। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस का शासक कौन था? लुई फिलिप। तो इस तरह से जो है सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किसने टिप्पणी की जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? तो ड्यूक मेटरनिक ने कथन कहते हैं, ड्यूक मेटरनिक ने। निम्नलिखित में से कौन जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया जनक था? तो जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया जनक वो है ऑटोमन बिस्मार्क। तो जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया का जनक जो है ऑटोमन बिस्मार्क है। और ऑटोमन बिस्मार्क के द्वारा एक पॉलिसी चलाई गई जिसे हम कहते हैं लौह और रक्त का सिद्धांत। क्या कहते हैं? लौह और रक्त का सिद्धांत भी यहां से पूछा जा सकता है। ये किसने चलाया था? ब्लड एंड आयरन पॉलिसी नेपोलियन के द्वारा, सॉरी माफ कीजिएगा, बिस्मार्क के द्वारा चालू की गई थी। अगला क्वेश्चन है 1830 के दशक में निम्नलिखित में से किसने एकीकृत इतालवी गणराज्य के लिए एक सुविचारित कार्यक्रम प्रस्तुत करने की कोशिश की? तो सुविचारित कार्यक्रम प्रस्तुत करने की कोशिश की थी वह है जोसेफे मैसिनी। कौन थे? जोसेफे मैसिनी। और जोसेफे मैसिनी संबंधित दो क्वेश्चन और जो पूछे जाते हैं, इन्होंने यंग इटली और यंग यूरोप की स्थापना की थी। ठीक है, बर्न में इन्होंने यंग इटली बनाया था और मार्साई में यंग यूरोप की स्थापना की थी। किसने? जोसेफे मैसिनी ने। और जोसेफे मैसिनी खुद जो है एक गुप्त संगठन के सदस्य थे जिसका नाम है कार्बोनारी जो है इनका एक गुप्त संगठन था जिसका सदस्य कौन थे? जोसेफे मैसिनी थे। इनका जन्म 1807 में इटली के जेनेवा में हुआ था। तो इससे संबंधित जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 1861 में एकीकृत इटली का राजा निम्नलिखित में से किसको घोषित किया गया? तो 1861 में एकीकृत इटली का राजा किसको घोषित किया था? तो घोषित किया गया था विक्टर एमेनुअल द्वितीय को। तो विक्टर एमेनुअल द्वितीय को 1861 में एकीकृत इटली का राजा घोषित किया गया। इटली के निम्नलिखित राज्यों में से किस पर इतालवी राजघराने का शासन था? तो इतालवी राजघराने का शासन किसका था, किस पर था? तो अगर हम इतालवी राजघराने के शासन की बात तो है सार्डिनिया और पिडमांट पर। निम्नलिखित में से काबुल की विशेषताओं की पहचान कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो काबुल से संबंधित जो सही विकल्प है पहला, वह इतालवी राजनेता था, बिल्कुल ठीक है। वह इतालवी भाषा से कहीं बेहतर फ्रेंच बोलता था, बिल्कुल कथन सही है। वह एक चतुर कूटनीतिज्ञ था, बिल्कुल कथन सही है। वह राजसी परिवार का था, ये बिल्कुल कथन गलत है। तो कथन केवल क्या सही है? 1, 2 और 3 सही, यानी बी इसका सही आंसर 1, 2, 3 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से किसने बर्न में यंग इटली नामक एक गुप्त संगठन का निर्माण किया? तो बर्न में यंग इटली नामक गुप्त संगठन निर्माण किया था जोसेफे मैसिनी ने। सिसिलिया के बुनकर कौन से थे जिन्होंने 1845 में ठेकेदारों के विरुद्ध विद्रोह किया था? और विद्रोह के उपयुक्त कारण का निम्नलिखित में से चयन कीजिए। तो उनका विद्रोह करने का प्रमुख कारण क्या था? वो था ठेकेदारों ने अपने देय अदा नहीं किए थे। ये पहला ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से किस पहलू ने ब्रिटेन में राष्ट्र निर्माण में मदद की? वो कौन सा पहलू जिसने ब्रिटेन में राष्ट्र निर्माण में मदद की थी? यहाँ देख सकते हैं ए 1688 में ब्रिटेन के राजा ने इंग्लैंड की संसद लड़ाई लड़ी। बी संसद ने रक्तहीन क्रांति के द्वारा सम्राट से सत्ता हथिया ली। सी आयरलैंड और वेल्स के साथ युद्ध के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश राष्ट्र का निर्माण हुआ। डी ब्रिटेन में राष्ट्र निर्माण कई विद्रोहों का परिणाम था। उसका जो सही आंसर है वह है आपका संसद ने रक्तहीन क्रांति द्वारा सम्राट शक्ति हथिया ली 1688 में। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। निम्नलिखित में से किसने वंदे मातरम लिखा? तो वंदे मातरम गीत किसने लिखा? तो वह है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा जो वंदे मातरम गीत लिखा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेडरिक सराइयो कौन था? तो फ्रेडरिक सराइयो हमने आपको पहले बता दिया फ्रांसीसी कलाकार है फ्रेडरिक सराइयो। क्वेश्चन नंबर 36, 1789 से पूर्व फ्रांस में कौन सी राजनीतिक व्यवस्था विद्यमान थी? तो 1789 से पहले जो फ्रांस में जो है एक निरंकुश राजतंत्र की शासन व्यवस्था विद्यमान थी जो लुई 16 के शासन काल द्वारा चलाया जा रहा था। तो ये चीज हमने पहले कवर कर रखी है। निम्नलिखित में से कौन सा झंडा फ्रांस की पूर्व शाही झंडे के स्थान पर चुना गया? तो वह झंडा जो फ्रांस की पूर्व शाही झंडे के स्थान पर चुना गया था वो था पीला झंडा। क्रांति के पश्चात फ्रांस में एक नया झंडा अपनाया गया और इसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन ठीक है? तो वो कथन ठीक है कि एक नया फ्रांसीसी तिरंगा झंडा चुना गया जिसने पहले के राष्ट्र ध्वज की जगह ले ली। तो कथन ए इसका बिल्कुल सही है। 18वीं शताब्दी के यूरोप के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 18वीं शताब्दी के यूरोप के बारे में जो कथन सही नहीं आप देख सकते हैं, पहला
जिन्हें आज हम जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड के रूप में जानते हैं, वे तब राजशाहियों, डचियों और कैंटोनों में बटे हुए थे। पूर्वी और मध्य यूरोप निरंकुश राजतंत्र के अधीन थे और पूर्वी और मध्य यूरोप में उदारवादी राजतंत्र स्थापित हो चुके हैं। तो इसका जो सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40 है, 19वीं सदी के उदारवादियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन ठीक है? तो 19वीं सदी के उदारवादियों संबंधित कथन की अगर हम बात करें, पहला है उदारवादी पादरी वर्ग के विशेष अधिकारों पक्ष में थे, बिल्कुल गलत है। उदारवादी सहमति से बनी सरकार पर जोर नहीं देते थे, ये भी कथन गलत है। उदारवादी संविधान और संसदीय सरकार के पक्षधर नहीं थे, ये भी कथन गलत है। तो सही कथन क्या हो गया? तो सही कथन है आपका वह उदारवादी निजी संपत्ति के स्वामित्व की अनिवार्यता पर बल देते थे, ये कथन बिल्कुल सही है। यूटोपिया समाज की कौन सी परिभाषा ठीक है? एक ऐसे समाज की कल्पना जो इतने आदर्श है कि वास्तव में विद्यमान हो ही नहीं सकता, तो पहला कथन ही बिल्कुल सही है। निम्नलिखित कथनों में राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो राष्ट्रवाद की स्पष्ट अभिव्यक्ति के संदर्भ में जो पहला कथन है वह राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई है। इसे ही राष्ट्रवाद की प्रथम अभिव्यक्ति के नाम से जाना जाता है। तो ये अभी तक हमने क्या कि